माननीय अध्यक्ष महोदय, ये समय ये नहीं हो। माननीय वित्त मंत्री जी, ओमकार सिंह जी, बजट पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बजट पर चर्चा करने का आपको अवसर मिलेगा अपने दल की तरफ से, तब आप रखिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। नहीं नहीं, कृपया बैठिए ओंकार सिंह जी, कृपया बैठिए। बजट के समय ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, आप वरिष्ठ सदस्य हो, सारी मर्यादा तो रिकॉर्ड में भी नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बजट के पहले इस प्रकार बोलना है, रिकॉर्ड में भी नहीं आना कोई चाहिए। भी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी नहीं है। सदन नियम प्रक्रिया से चलेगा, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता, अभी सवाल नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर जब चर्चा होगी तब रखिए। ये कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम सदन को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। लोकतंत्र के पावन सभा मंडप में विराजित माननीय सदस्यों एवं उनके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को नमन करता हूं। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम च हितम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट यात्रा ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता तथा नारी को केंद्र में रखकर प्रारंभ की गई थी। इस यात्रा को और अधिक सार्थक व परिणामजनक बनाने के लिए हमारी सरकार ने क्रमशः आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शामिल किया है, जिससे ज्ञान से प्रारंभ यात्रा का अगला पड़ाव ज्ञानी के स्वरूप में लक्षित है। हर हाथ को काम, हर उपज को दाम, नारी को निर्णय का अधिकार, युवा जन कल्याण बेशुमार। हमारी सरकार ने औद्योगिकरण एवं अधोसंरचना में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 2026 का वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में कृषि एवं किसानों के समग्र कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हमें पूरा विश्वास है कि सदन के मार्गदर्शन व प्रदेश की जनता की भागीदारी से हमारा प्रदेश अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का विकसित भारत बनाने में उल्लेखनीय योगदान के साथ अपना सर्वोत्तम स्वरूप भी प्राप्त करेगा। महोदय, हमारा प्रदेश क्षेत्रफल के मान से भारत का दूसरा तथा जनसंख्या के मान से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश में 15 से 59 वर्ष आयु का कार्यशील वर्ग कुल जनसंख्या का लगभग 62% है। प्रदेश में 15 से 29 वर्ष के युवाओं की जनसंख्या लगभग 28% होने से हम देश के तीसरे सबसे युवा प्रदेश हैं। हमारा यह दायित्व है कि युवा वर्ग के लिए गुणवत्ता 28% होने से हम देश के तीसरे सबसे युवा प्रदेश हैं। हमारा यह दायित्व है कि युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। आगामी वर्षों में जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों के अनुपात में वृद्धि में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रदेश के जनप्रिय एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सच्चे अर्थों में जनता की सरकार है। हमारी सरकार निर्धन एवं कमजोर वर्गों को अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने के लिए जमीन आसमान एक करने वाली सरकार है। हमारी सरकार महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने वाली लाडली बहना योजना, गरीब कल्याण की संबल योजना, असहाय एवं निराश्रितों के जीवन में को सुगम बनाने वाली सामाजिक पेंशन योजनाएं और लाखों लोगों को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर एक नई आर्थिक क्रांति लाने वाली सरकार है।
हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर संकट को समाधान में, मुश्किल को मुमकिन में और असंभव को संभव में बदलने वाली सरकार है। बजट में नवाचार मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार करने की परंपरागत एवं यत्रवत प्रक्रिया को द्वितीय वर्ष 2023-24 से अधिक व्यवहारिक और सार्थक स्वरूप देने का नवाचार किया जा रहा है। इस नवाचार में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम को और आगे ले जाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में तैयार बजट जीरो बेस्ड बजट था, जिसमें समस्त योजनाओं के प्रावधानों को नए सिरे से परीक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त नवीन आवश्यकताओं के साथ साथ लंबित दायित्वों को भी निराकृत करने का सफल प्रयास हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में औद्योगिक निवेश, युवाओं के रोजगार तथा श्रम कल्याण से संबंधित योजनाओं के विगत वर्षों के दायित्वों के लिए रुपये 3,500 करोड़ का व्यय संभावित है। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए गौरवान्वित हो रही है कि हमारी सरकार ने नवाचारों की श्रृंखला में इस वर्ष एक और कड़ी रोलिंग बजट के रूप में जोड़ी है, जो एक गतिशील वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। इसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 एवं 2028-29 के संभावित प्रस्तावों की एक झलक सदन को अवगत कराने का नवाचार किया गया है। मेरी जानकारी में संभवतः हमारा प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश में प्रथम प्रदेश है। रोलिंग बजट की जानकारी बजट साहित्य में प्रत्यक्ष प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष एक नवीन संकलन बहुआयामी गरीबी सूचकांक माननीय सदस्यों के लिए बजट साहित्य में उपलब्ध है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई नीति आयोग द्वारा बनाया गया एक व्यापक सूचकांक है, जो गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 प्रमुख संकेतकों के आधार पर मापता है। हमारी सरकार ने पहली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है। वर्तमान जियो पॉलिटिक्स एवं वैश्विक अस्थिरता के दृष्टिगत पूर्व वर्षों के महंगे ब्याज दर एवं डॉलर मुद्रा आधारित ऋणों को कम ब्याज की दरों अथवा अन्य मुद्रा आधारित ऋणों से परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्ताव शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश के ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय प्रबंधन को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन फ्रेमवर्क को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक तथा सरलीकृत करने के उद्देश्य से नवीन बजट मैनुअल तैयार किया जा रहा है। आर्थिक परिदृश्य महोदय, हमारे देश का यह सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभावकारी नेतृत्व देश को प्राप्त है। माननीय श्री मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ प्रतिज्ञता के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वसनीयता अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के उपरांत भी अर्थव्यवस्था में निरंतर गतिशीलता रहने के परिणाम स्वरूप हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल एवं तकनीकी क्षमता, अधोसंरचना विस्तार एवं विनिर्माण जैसे कारकों से बने उत्साहजनक आर्थिक वातावरण से प्रमुख देशों में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रथम अग्रिम अनुमान अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% है तथा IMF द्वारा भी यह दर 7.3% अनुमानित की गई है, जो वैश्विक औसत 3% से अधिक है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतुल्य कार्य कर रहा है। अतएव प्रदेश के कर्मनिष्ठ व संकल्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र तैयार किया गया है। वर्ष 47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ पहुंचाने एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 22,35,000 के लक्ष्य को प्राप्त
करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के दृष्टि पत्र के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश की विकास यात्रा में क्षेत्रीय संतुलन को भी निरंतर संज्ञान में रखा जा रहा है। मंत्री परिषद की बैठकें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किए जाने से अंचल की अपेक्षाओं के अनुसार योजना बनाने में मार्गदर्शन मिल रहा है। जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ हमारी कथनी एवं करनी की समीक्षा का भी अवसर है। हम यथा वाचो यथा तथा क्रिया के नीति वाक्य को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। सच्चा वादा पक्का काम हमारी सरकार की है पहचान। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता, गर्व तथा संतोष है कि विगत बजट भाषण में घोषित प्रमुख नवीन कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के माध्यम से जिले की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार हो रही है। रुपये 21,630 करोड़ आकार की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत शीघ्र ही बसें संचालित हो जाएगी। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को देय अनुदान प्रति गोवंश प्रति दिवस रुपये 20 से बढ़ाकर रुपये 40 किया गया है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्वीकृत की जा चुकी है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि विगत बजट भाषण में कौशल विकास के उद्देश्य से घोषित लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। गत बजट भाषण में निजी निवेश से संपत्ति निर्माण योजना की घोषणा की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि जन निजी भागीदारी मॉडल पर हाल ही में धार एवं बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में गीता भवनों की स्थापना के कार्य प्रचलित है। इसी प्रकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना आदि के भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जा चुका है। विभिन्न विभागों में क्रमबद्ध रूप से शासकीय सेवकों की भर्तियां की जा रही है। शासकीय सेवकों से संबंधित घोषणाओं यथा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को फैसले किए जाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ का गठन तथा शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय सीमा में सकारात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे। मौजों के थपेड़े से डरकर जो साहिल पर रुक जाते हैं, वो लोग कहां कश्ती अपनी तूफान में उतारा करते हैं। महोदय, हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन तथा किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के लिए घोषणा सरकारी एजेंडा नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है। उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सजता है। समर्थ किसान और समृद्ध डगर की नई कहानी है। धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की निशानी है। बजट पर चर्चा के समय मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम, गेहूं एवं तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% हमारे प्रदेश में उत्पादित होता है। हमारा प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश है। प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, सब्जियों एवं फूल उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में खाद्यान्न संपूर्ण भंडार में क्षमता 421 लाख 24,000 मैट्रिक टन है, जो देश में सर्वाधिक है। अपना बजट रखने दीजिए, आपको चर्चा का समय मिलेगा तब चर्चा कीजिए। खेती के विभिन्न चरणों तथा समय तैयार करने से शुरू करके उत्पादन की बिक्री तक की प्रक्रिया में किसानों को सहायता एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। बजट बताएंगे। कृषि भूमि तैयार करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर
के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण, मिट्टी की गुणवत्तानुसार फसल के चयन के लिए साइल हेल्थ कार्ड रखने का समय कभी सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीज एवं उर्वरक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, फसल भंडारण, उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप से क्षति की स्थिति में फसल बीमा, विभिन्न राहत योजनाओं के माध्यम से कृषकों को सहायता, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा पोस्ट हार्वेस्ट नरवाई प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है। सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। हमारी सरकार किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को रुपये 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष जोड़कर कुल रुपये 12,000 प्रति वर्ष का लाभ दिया जा रहा है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन के लिए 6,44,000 किसानों को रुपये 1,292 करोड़ का भुगतान किया गया है। भावांतर योजना के सुपरिणामों से प्रभावित होकर अन्य प्रदेशों द्वारा भी योजना में रुचि दिखाई गई है। महोदय, हमने विगत बजट भाषण में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत किसानों को परिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना अंतर्गत 6,69,000 किसानों को रुपये 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश में देश का सर्वाधिक प्रमाणित जैविक खेती क्षेत्र है। एपीडा संस्था द्वारा 10,13,000 हेक्टेयर तथा वनोपज संग्रहण सहित कुल 21,42,000 हेक्टेयर जैविक प्रमाणीकृत क्षेत्र पंजीकृत है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत 1,89,000 किसानों द्वारा 75,650 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। नरवाई जलाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाने के साथ सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री GIS, MP किसान मोबाइल ऐप तथा एग्री स्टेट का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू अभिलेख पोर्टल से इंटीग्रेशन किया गया है। किसानों को उर्वरक की होम डिलीवरी का पायलट ई विकास पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक 3 जिलों में संपन्न हो चुका है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जाने वाली राहत के लिए 20,485 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ तथा ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए रुपये 720 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर 9,05,000 किसानों से 77,74,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 20,213 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 1,360 करोड़ का बोनस भुगतान भी किया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 7,62,000 किसानों से 51,74,000 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जाकर रुपये 11,744 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण एवं बाजार तक सुलभ पहुंच के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 28,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की पैदावार हो रही है। वर्तमान में फलों का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन एवं सब्जियों का उत्पादन 259 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसे वर्ष 2030 तक क्रमशः 136 लाख एवं 344 लाख मीट्रिक टन ले जाने का लक्ष्य है। उद्यानिकी गतिविधियों के लिए इस वर्ष रुपये 772 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए रुपये 200 करोड़ एवं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए रुपये 152 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। पशुपालन को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादों के हित में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा सुबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध किया जा चुका है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से लगभग 46% अधिक है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। इस उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत डेयरी स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में संचालित लगभग 3,000 गौशालाओं में 4,75,000 गोवंश पालन हो रहा है। गोवंश की उपयुक्त एवं गरिमा पूर्ण देखभाल के लिए प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होगी, जिनमें जैविक खाद, पंचगव्य तथा बायोगैस का उत्पादन होगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए रुपये 2,364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए रुपये 620 करोड़ 50 लाख एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रुपये 250 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। मत्स्य उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने के साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए रुपये 412 करोड़ 89 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। सहकारिता एक जन आंदोलन है, जो मुख्यतः किसानों को कृषि ऋण, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रदेश सरकार सहकार से समृद्धि के विजन के साथ ई सहकारिता पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। अपनी बात रखने का अवसर वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है। प्राथमिक कृषि सहकारी सात समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाकर किसानों को ई सेवाएं प्रदान करने के लिए 4,000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत
1600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हाथ करघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाएं हैं। वर्तमान में 17,800 हथकरघों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 145 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 88,910 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गैर बजटीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए रुपये 1,15,000 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। गरीब कल्याण, मुझे महाकवि रहीम की पंक्तियां स्मरण में आ रही है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सब होय। हमारी सरकार अल्प आय तथा समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए वर्ग के लिए बजट प्रावधान को एक शासकीय प्रक्रिया तक सीमित नहीं मानती। हमारी सरकार इस वर्ग के समग्र कल्याण, उत्थान व समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संपूर्ण संवेदनशीलता व सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% अनुसूचित जनजाति तथा 16% अनुसूचित जाति वर्ग है। प्रदेश में जनजाति समूह की संस्कृति, बोली, रहन सहन, धार्मिक आस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं आदि विविध और विशिष्ट है। जनजाति बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 267 विकास खंडों के 11,377 गांवों के कायाकल्प के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 94 लाख प्रदेशवासी लाभान्वित होंगे। इस हेतु वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 793 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विभिन्न परंपरागत व्यवसायों को प्रोत्साहित करने तथा वर्तमान बाजार की आवश्यकता अनुरूप बनाए जाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 25-26 में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 7,50,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। सरदार पटेल कोचिंग योजना अंतर्गत 4,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाए प्रचलित योजनाओं तथा छात्रवृत्ति कन्याओं के शिक्षण हेतु प्रोत्साहन, बस्ती विकास, स्वरोजगार आदि को निरंतर रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए रुपये 1,691 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, यह खुशी की बात है कि प्रदेश में जीवन प्रत्याशा बेहतर हुई है, परंतु इसका दूसरा पहलू की कार्यशील जनसंख्या की तुलना में वरिष्ठ जनों की संख्या का अनुपात बढ़ रहा है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में अधिक आयु के व्यक्तियों के सुगम, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन यापन के लिए हमारी सरकार पूरी सेवा भावना के साथ कार्य कर रही है। रोजगार के अधिक आकर्षक अवसरों के चलते परिवार के युवाओं का प्रवर्जन महानगरों की ओर हो रहा है। इससे प्रभावित वृद्धजनों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि हेतु भोपाल में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम संध्या छाया प्रारंभ किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में 54 लाख से अधिक नागरिकों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, माता पिता भरण पोषण योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना आदि में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए रुपये 2,857 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 5 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को रुपये 22,800 करोड़ का 66 लाख 25,000 मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया है। पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्रों के रूप में उन्नत किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगभग 93% हितग्राहियों का ई-KYC किया जा चुका है। प्रदेश को अपनी श्रम शक्ति पर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा श्रम क्षेत्रों की सेवाओं में बेहतरी लाने के लिए पुराने एवं अप्रासंगिक हो चुके 29 श्रम कानूनों के स्थान पर 4 नवीन श्रम संहिताएं अधिसूचित की गई है। हमारी सरकार ने कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किए हैं। श्रमिक व श्रमिक परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को निरंतर रखा गया है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं को बेहतर व सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्रों के निकट 5,772 बेड्स क्षमता के हॉस्टल निर्माणाधीन है। इससे क्षेत्र में जन निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्रम विभाग के लिए रुपये 1,335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण व सुरक्षा में सहायक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 करोड़ 54 लाख तथा अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन है। शासन द्वारा आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 46 लाख 63,000 परिवारों को 50,000 करोड़ मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस भूमि की रजिस्ट्री संबंधी परिवार के पक्ष में कराई जाएगी। इस हेतु स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क का संपूर्ण व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत रुपये 3,800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। युवा कल्याण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युवाओं का से आह्वान है, दृढ़ निश्चय के पवित्र भावों से स्वनयनों में विश्वास जगा लक्ष्य भेद बढ़ाना होगा, अंतस को उकसाना होगा। कार्यशील जनसंख्या का बढ़ता अनुपात प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देने के अवसर प्रदान करता है। हमारी सरकार युवा वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर एवं उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शिक्षा नई पीढ़ी के सृजनात्मक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारी सरकार ने नवीन शैक्षणिक संस्थाओं को प्रारंभ करने के साथ पूर्व से संचालित संस्थाओं में उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था एवं अधोसंरचना सुनिश्चित कर रही है। विद्यालयों को बिजली आपूर्ति, इंटरनेट सुविधा एवं स्मार्ट कक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए PMC योजना अंतर्गत 799 विद्यालय एवं 294 सांदीपति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश ने प्रारंभिक बाल्यावस्था